आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु जब प्रकाश किसी वस्तु पे आके पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम छोटा छोटा टर्म देख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि प्रकाश किसे कहते हैं तो प्रकाश हम किसे कहेंगे, यानी कि लाइट हम किसे कहेंगे। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं, कोई भी वस्तु हो जिसको हम देखते हैं, जिसकी सहायता से देखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लाइन में लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दूसरा जो हमारा टर्म आता है ये आता है हमारा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। दूसरा जो टर्म है ये हमारा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो वो वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी है कि वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब प्रकाश स्रोत का अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखोगे बच्चों तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो तो हमारा सूर्य बन जाएगा। सूर्य हो सकता है, सूर्य से प्रकाश का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो ये हमारा प्रकाश स्रोत बन जाएगा। दूसरा हम बल्ब ले सकते हैं कि बल्ब भी हमारा क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तीसरा जो है हमारा टार्च है, टार्च भी हमारा क्या है, प्रकाश का स्रोत है। कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किरण पे कि किरण किसे कहते हैं, यानी रे। तो किरण किसे कहेंगे कि जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे बल्ब ले लेते हैं तो बल्ब से जब प्रकाश निकलता है तो हर डायरेक्शन में, हर दिशा में प्रकाश निकलता है। तो कुछ प्रकाश ऐसी होती है जो एक सीधी रेखा में चलती है, तो जो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो वह प्रकाश जो सीधी रेखा में चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है वो हमारा किरण पुंज किसे कहते हैं। अगला जो है किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज की डिफिनेशन सिंपल सा है कि जब प्रकाश एक साथ जब किरणों का समूह एक साथ ट्रेवल करे या किरणों का समूह एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जब किरणों का समूह एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो उसे क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब किरण पुंज के प्रकार यहाँ पे बच्चों, किरण पुंज जो होगा वो हमारा 3 प्रकार का किरण पुंज होता है। इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, हम थोड़ा तेज चल रहे हैं ताकि वीडियो हमारा थोड़ा शॉर्ट बने। आप लोग पॉज करके वीडियो को और उसका डेफिनेशन नोट करके चलिएगा। किरण पुंज के प्रकार, अब यहाँ पे हम देखेंगे किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो किरण पुंज की बात की जाए तो किरण पुंज जो होगा ये हमारा 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज जो होगा ये हमारा 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला जो होगा ये हमारा होगा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा जो होगा ये होगा हमारा समांतर किरण पुंज, और तीसरा जो होगा ये होगा हमारा अभिसारी किरण पुंज। ये जो होगा ये हमारा अभिसारी किरण पुंज होगा। 3 प्रकार के हमारे किरण पुंज होते हैं, अपसारी होता है, समांतर होता है और अभिसारी किरण पुंज होता है। तो अपसारी का मतलब होता है, अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग, यानी कि अपसारी का मतलब होगा, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसे डाइवर्जिंग बोले। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, यानी कि जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से निकलती है, यानी एक बिंदु से फैलती है या निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है समांतर, कि जब किरण पुंज, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल हो जाएगा, यानी कि पैरेलल। ठीक, जब किरण पुंज एक समांतर रेखा में गमन करता है, यानी कि समांतर रेखा में चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब हमें बच्चों एक छोटा सा बात में बताना है कि समांतर और बराबर में फर्क होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर हम कोई एक लाइन ले ले, यहाँ पे एक लाइन ले ले, एक रेखा ले ले, एक रेखा L1 है और दूसरा रेखा L2 है। अगर हम ये कह रहे हैं कि L1 जो है वो समांतर है L2 है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होना चाहिए, और हर स्थान पे इनके बीच की दूरी जो होगी वो बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई 2 रेखाएं समांतर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो। एक रेखा ये L1 है और दूसरी रेखा ये L2 है। हम इसको भी कह सकते हैं कि L1 जो है वो हमारा समांतर है
किसके, L2 के। बस इनके बीच का एंगल जो होगा वो थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। चाहे उसकी लेंथ की बात हम नहीं करते हैं, जब हम यहाँ पे बताते हैं कि L1 बराबर है L2, यानी कि लेंथ की बात करते हैं, यानी कि जितनी लंबाई L1 की है उतनी लंबाई L2 की है। अगर मान लो L1 की लंबाई जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है तो L2 की लंबाई भी 2 मीटर होगी, तो हम कहेंगे L1 बराबर L2 है। ये होता है समांतर और बराबर में डिफरेंस होता है, तो थोड़ी सी छोटी सी बात है, इसको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी कि इस तरीके से प्रकाश की किरण है कि प्रकाश की जितनी भी किरण है वो सारे किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, सिंपल सा है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे हम अपसारी किरण पुंज है, इसको डाइवर्ज बोलते हैं। डाइवर्जिंग, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, सिंपल सा याद रखो, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, यानी कि प्रकाश की किरण जो है वो किसी एक बिंदु से निकलती हुई है, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जिंग कहते हैं। पैरेलल का मतलब सिंपल सा, किरण पुंज समांतर रेखा में चले। और अभिसारी यानी कन्वर्ज का मतलब है कि जब सारे किरण किसी एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं या कन्वर्जिंग कहते हैं, ठीक है। इतना लोग नोट कर लीजिए और इसकी परिभाषा नीचे थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, एक दो टॉपिक और छोटा छोटा उसको देख लेते हैं कि जैसे पदार्थ। अगर हम कहें कि वस्तु के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है, अगर हम ये कहें कि वस्तु के आधार पर पदार्थ के प्रकार, वस्तु के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो वस्तु के आधार पर बच्चों पदार्थ जो होगा वो हमारा 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला जो होगा ये भी हमारा होगा 3 प्रकार का होगा। 3 प्रकार, वस्तु के आधार पर पदार्थ जो होगा हमारा 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला पदार्थ जो होगा वो हमारा होगा पारदर्शी पदार्थ। सबसे पहला जो होगा ये होगा हमारा पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, अब पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, या पारदर्शी पदार्थ की सिंपल सी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूरी तरीके से आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कांच। अगर कोई एक कांच ले ले, उस कांच से अगर मान लो ये कांच है, इधर से मैं प्रकाश डालता हूं तो प्रकाश पूरा का पूरा पार हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूरी आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। दूसरा जो होता है बच्चों ये होता है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, अब नाम से तो क्लियर हो रहा होगा कि पारदर्शी पदार्थ मतलब होता है जिससे प्रकाश पूरी तरीके से पार हो जाए। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, जिससे प्रकाश कुछ भी पार ना हो पाए। जैसे टपी ले लो, अब उस पर प्रकाश मारो तो क्या इधर से उधर पार हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तीसरा जो होता है ये होता है पारभासी पदार्थ होता है, इसे हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ बोलते हैं। तो पारभासी पदार्थ, इसको याद रखना कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें या प्रकाश पूरी तरीके से पार ना हो पाए उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। कि जैसे यहाँ पे कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पे अगर हम प्रकाश डालते हैं उनकी जो किरणें होती हैं पूरी तरीके से पार नहीं हो पाती है, कि कुछ किरणें पार हो जाती हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पे शहद की बात करूं तो शहद जो होता है, अगर उस शहद पे मैं प्रकाश डालूंगा तो प्रकाश पूरी तरीके से पार नहीं हो पाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि तेल लगा हुआ कागज, कोई भी तेल लगा हुआ अगर कागज है, कोई भी अगर तेल लगा हुआ कागज है, अगर एक कागज ले लो उस पर तेल लगा दो और उस पर प्रकाश डालोगे तो प्रकाश पूरी तरीके से पार नहीं हो पाएगा। कुछ प्रकाश पार होता है, कुछ पार नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। इसके बाद आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन,
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक पदार्थ लिया, कोई भी एक पदार्थ हमने यहाँ पर लिया, जब ये पदार्थ लिया, यहां से कोई एक किरण आई, इस पदार्थ पर टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हो कि वह घटना जिसमें प्रकाश किसी पदार्थ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ एक वर्ड आया है उसी माध्यम में, इस माध्यम का याद रखना कि उसी माध्यम में लौट जाए, जिस माध्यम में आए उसी माध्यम में लौट टकराने के बाद, तब हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर माध्यम बदल जाएगा तो हम उसे प्रकाश का परावर्तन नहीं करेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब वहां पे हमारा आएगा माध्यम। तब वहां पे एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा कि माध्यम हम क्यों यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं माध्यम शब्द का, कि उसी माध्यम में लौट के जाना चाहिए। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि जिस माध्यम में आता है प्रकाश, उसी माध्यम में लौट के जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जो किरण आके आता है उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, उस किरण को बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। अच्छा, जो वापस टकराने के बाद लौट के जाता है, इस किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण बोलते हैं, इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। और जिस बिंदु पर आकर टकराता है, वस्तु के किसी बिंदु पर आकर टकराएगा, जैसे अगर मान लो यही है, अगर यहाँ पे कोई एक प्रकाश पड़ रहा है, पड़ने के बाद वापस लौट के जाता है, तो किसी न किसी बिंदु पर आकर टकराता होगा, तो वस्तु के जिस बिंदु पर टकराता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो अगर इसकी भी परिभाषा लिखना चाहो तो छोटे छोटे से तुम लिख सकते हो कि आपतित किरण किसे कहते हैं, कि वो किरण जो आकर पदार्थ पर टकराती है उसे आपतित किरण कहेंगे। टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। और पदार्थ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन ये है, इस तरीके से होता है प्रकाश का परावर्तन। एक बार परिभाषा और सुन लीजिए कि किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसके दो नियम है, हमें दो नियम पढ़ना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो परावर्तन के नियम, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगले ही डालते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं एक। ये मान लो हमने कोई यहाँ पे एक पदार्थ रखा है, यहां से किरण आया, टकराया और टकराने के बाद वापस लौट गया। ठीक, तो जो किरण आती है इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ये किरण हमारी क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। जिस बिंदु पर टकराएगा उस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोल देंगे, उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु बोलेंगे। और जो किरण टकराने के बाद लौटती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। ये हमारा कहलाएगा परावर्तित किरण कहलाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हमारा आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर एक लंब डाल देते हैं, इस आपतन बिंदु पर एक लंब डाल देते हैं। जो लंब डालते हैं इसको हम बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलेंगे अभिलंब, इसको बोलेंगे अभिलंब। आपतन बिंदु पर हम एक लंब डाल देते हैं, उस लंब को बोलते हैं अभिलंब। अब यहाँ पे देखो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, यहां से एक कोण ये बन रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, दूसरा कोण बन रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण यहाँ पे बन रहा है। तो इसका नाम दे देते हैं कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है इसे आई नाम देते हैं, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है इसे आर नाम देते हैं। और इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। अगर इसका नाम होगा तो इसका नाम लिखेंगे, इसको बोलेंगे आपतन कोण। यानी कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इस कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहला नियम होता है, नियम ये कहता है कि आपतन कोण बराबर होना चाहिए परावर्तन कोण के। हमेशा जब भी परावर्तन का नियम लगेगा तो परावर्तन के नियम में हमेशा आपतन कोण जो होगा यानी कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ये हमारा पहला नियम है।
कि आपतन कोण जो होगा वो बराबर होगा परावर्तन कोण के। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। अब देखो, अगर कोई भी वस्तु लेते हो तो इस वस्तु का कुछ ना कुछ तो हमारा थिकनेस होगा, ये वस्तु जो होगा वो कुछ ना कुछ हमारा मोटा होगा, कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस होगी। तो जैसे अगर मान लो यही एक वस्तु मान लो, ये वस्तु मान रहे हो, तो ये वस्तु मानने पर इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है यहाँ पे, तो वस्तु जब प्रकाश इस वस्तु पे पड़ता है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो होंगे वो तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग तल में हो जाए। तो यहां से लिख सकते हो कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण ये जो होंगे ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होते हैं। यही होता है हमारा परावर्तन का दो नियम है, एक ही तल में होते हैं, यही हमारा परावर्तन का दो नियम है। ये एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा बच्चों कहलाता है परावर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो हमारा है वो प्रतिबिंब। अगला जो टॉपिक है वो हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक, प्रतिबिंब यानी कि जिसे हम बोलेंगे इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अब देखो, जैसे अगर कोई एक दर्पण लेते हैं, हम यहाँ पे मोस्टली दो तरीके की दर्पण की बात करेंगे। दर्पण से तीन प्रकार का होगा, एक तो हमारा समतल दर्पण होगा, दूसरा उत्तल दर्पण होगा और तीसरा जो होगा अवतल दर्पण होगा। तो अगर हम यहाँ पे दर्पण की माध्यम से समझते हैं, अगर कोई भी दर्पण ले ले तो दर्पण से लेते हैं तो कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पे आकर पड़ती है, पड़ने के बाद जब परावर्तित होती है तो परावर्तित होने के बाद किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती होगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अभी तो हम दर्पण पढ़े नहीं, यहाँ पे कोई एक वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक वस्तु ले लेते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। जब प्रकाश डालेंगे तो इस तरीके से प्रकाश की किरणें आएंगी, तो यहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी। तो परावर्तित होने के बाद सारी किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब प्रतिबिंब यहाँ दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो किरण होंगी वो वास्तव में आकर किसी बिंदु पर मिलेंगी, और कभी ऐसा होगा कि वो बिंदु मिलेंगे नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी, तब उसको हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। जो वास्तव में मिलती है तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तब उनसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, अगर इसकी डिफरेंशियल लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कि बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हम कह देंगे कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या कह देंगे, आभासी प्रतिबिंब कह देंगे। तो ये हमारा प्रतिबिंब दो तरीके का होगा, एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। पहला जो होगा ये होगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, पहला जो होगा वो होगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और दूसरा जो होगा ये होगा हमारा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये हमारा होगा आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं, इसको आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिखते चलिएगा साथ के साथ में। उसके बाद देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पर हम कोई एक समतल दर्पण ले लेते हैं, ये कोई हमारा एक समतल दर्पण होता है। अब देखो, समतल दर्पण में यहां से प्रकाश आती है यानी कि आपतित किरण आती है, यहां से आपतन होने के बाद ये परावर्तित हो जाती है।
तो जब परावर्तित हो जाती है तो अब ये कहीं पर मिल तो रही नहीं है, जब नहीं मिलती है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और जो आपतित किरण है जहां से आ रही है जो सोर्स है इसको नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटते हैं यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आई और आई डैश होगा ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा और ये हमारा मिरर होगा। तो इस तरीके से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे अगर इसकी प्रॉपर्टी लिखें तो समतल दर्पण की सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये है कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। जो वस्तु की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की दूरी होगी। देखो बच्चों, समतल दर्पण आप जो घरों में इस्तेमाल करते हैं दर्पण वही दर्पण होता है हमारा समतल दर्पण। तो कभी भी देखो आप जो शीशा इस्तेमाल करते हो, जो शीशा है जो हमारा दर्पण है उसको सामने रखो ऐसे, और सामने रखने के बाद दर्पण से आप जितने पीछे होते जाओगे आपकी इमेज ही पीछे होती चली जाएगी, और दर्पण से आप जितने करीब आते जाओगे आपकी इमेज भी करीब आती चली जाएगी। तो वस्तु की दूरी जो होती है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है हमेशा। ये होता है समतल दर्पण होता है। अच्छा, दर्पण दूसरा जो होता है प्रतिबिंब जो बनता है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा आभासी बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा, आभासी व सीधा होगा। प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी व सीधा होगा हमेशा। प्रतिबिंब देखो ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे खड़े हो तो मिरर के सामने आप उल्टे इमेज बनाओ, तो हमेशा हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है, यानी रियल में प्रतिबिंब नहीं बनता है। हमेशा कैसा होता है वो आभासी होता है और सीधा बनता है। तो दो प्रॉपर्टी हुई, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, और दूसरा प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। तीसरा जो नियम होता है ये होता है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब आते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टे होते हैं। पार्श्विक उल्टे होते हैं। पार्श्विक उल्टा का मतलब होता है कि जैसे अगर आप पार्श्विक उल्टा में कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा पार्श्विक उल्टा बनेगा। पार्श्विक उल्टा का मतलब ये होता है कि अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो, अगर दायां हाथ उठाओगे तो ऐसा एहसास होगा कि हम बायां वाला हाथ उठा रहे हैं जब आप उस दर्पण में देखोगे। अगर आप बायां कान पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि हम दायां कान पकड़ रहे हैं। तो ये होता है पार्श्विक उल्टा होता है। उल्टा नहीं बनता है। अगर उल्टा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे पार्श्विक उल्टा बोलेंगे। अगर उल्टा बोल देंगे तो उल्टा का मतलब ये हो जाएगा कि हम सीधा खड़े हैं तो हमारी इमेज जो बन रही है उल्टे बन रही है, हमारा सर दिखने के बजाय हमारा पैर दिख रहा। ऐसा होता है पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा में दाएं वाला बाएं दिखता है, बाएं वाला दाएं दिखता है। तो समतल दर्पण इस तरीके, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है इस तरीके से बनता है, और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की बनने की ये प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला है वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा है प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और तीसरा जो है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। पार्श्विक उल्टा का मतलब होता है कि अगर मैं दायां हाथ उठाऊंगा तो मिरर में ऐसा महसूस होगा दर्पण में कि जैसे मैं बायां हाथ अपना उठा रहा हूं, दायां वाला बाएं की तरह एहसास होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद आते हैं गोलीय दर्पण। अगला जो बच्चों हमारा वो है हमारा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अब देखो, गोलीय दर्पण वह होता है वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। कोई भी दर्पण होगा जिसका परावर्तक सतह, अब यहाँ पर समझाता हूं कि परावर्तक सतह क्या होता है। देखो, जैसे अगर कोई एक गोला है, ये गोला है, इस गोले को हम क्या करें, यहां से काट दें। ठीक, यहां से काट दें और इस वाले भाग को मैं अलग बना रहा हूं, इस वाले भाग को यहां पर बना दे रहा हूं। अब यहां पे इस वाले भाग को बाहर, इसकी दो सतह होंगी तो बाहर वाला सतह जो है इसको हम क्या करते हैं, कलई कर दें। इस तरीके से इसको कलई कर सकते हैं बाहर वाली सतह को। तो इसका जो परावर्तक सतह हो जाएगा, परावर्तक सतह का मतलब जहां से प्रकाश पड़ने के बाद परावर्तित होती है। अब जैसे यहाँ पे कलई की हुई है तो यहाँ पे क्या प्रकाश पड़ने के बाद परावर्तित होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे परावर्तक सतह नहीं बोलेंगे। तो अंदर वाला जो होगा ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है। हमेशा जो होगा गोलीय दर्पण का मतलब ही होता है कि उसका परावर्तक सतह होगा
किसी गोले का भाग होगा। अब इसको देखो हम दो तरीके से बनाते हैं, इसी को ऐसे बना दे, इस तरीके से बना दे, और इसके अंदर वाले भाग को क्या करते हैं, कलई कर दे। जब अंदर वाले भाग को कलई या पॉलिश कर देते हैं तो अब जो बाहरी बचा हुआ सतह होगा, ये सतह हमारा क्या बन जाएगा, परावर्तक सतह बन जाएगा। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोलीय दर्पण का, किसी गोले का भाग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो परावर्तक सतह इस तरीके से हमारे बने होते हैं। अब जो होगा हमारा अवतल दो दर्पण जो होगा गोलीय दर्पण, ये हमारा दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो होगा ये हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार जो होगा ये होगा हमारा अवतल दर्पण होगा, पहला जो होगा अवतल दर्पण होगा, और दूसरा दर्पण जो होगा ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। पहला जो होगा अवतल दर्पण और दूसरा जो होगा हमारा अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण जो होता है बच्चों, ये इस तरीके से बनता है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है और ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। ये यहां से बाहर की तरफ कलई, यहाँ अंदर की तरफ कलई कर देते हैं ताकि बाहर वाला सतह जो है वो हमारा परावर्तक सतह बन जाए। अब इसकी कुछ खासियत होती है, कैसे पहचानोगे कि कौन सा हमारा अवतल दर्पण है और कौन सा हमारा उत्तल दर्पण है। यदि किसी दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो धसा हुआ है, देखो यहाँ पे ये सतह हमारा क्या होगा, परावर्तक सतह होगा, क्योंकि यहाँ से प्रकाश बाहर वाली सतह जो है इस सतह को हमने कलई कर दिया है, तो यहाँ अंदर वाली सतह क्या बन गई, परावर्तक सतह बन गई। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है, अगर परावर्तक सतह धसा हुआ होता है, अगर परावर्तक सतह धसा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण है। ठीक, इसी तरीके से सिमिलर यहाँ पे आ जाओ, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पे ये परावर्तक सतह है, तो यहाँ पे परावर्तक सतह जो होगा, परावर्तक सतह भरा हुआ होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह हमेशा धसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है वो हमेशा उभरा हुआ होता है। यहाँ पे दूसरे तरीके से याद रख सकते हो कि अगर हम उत्तल दर्पण को स्पर्श करेंगे, जैसे अगर हम सिंपल सा उत्तल दर्पण पे यहाँ पे ऐसे मान लो कोई ये उत्तल दर्पण है, अगर उत्तल दर्पण है यहाँ पे, अगर हम ऐसे वहां पे पेन रखते हैं तो पेन रखेंगे तो यहाँ पे बीच में परावर्तक सतह से गैप बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। या ऐसे बोल सकते हैं कि उभरे हुए तल पर क्या होती है, कलई की हुई होती है। जो उभरा हुआ तल होगा उस तल पर हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है। और अगर धसे हुए तल पे कलई कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, दर्पण गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी एक खोखले गोले का भाग होता है। कोई भी दर्पण होगा जिसका परावर्तक सतह जो होगा किसी एक खोखले गोले का भाग हो, जैसे ये गोला है, इस गोले को हमने यहाँ से काट दिया, ठीक, इस गोले को यहाँ से काटा। अब परावर्तक सतह किसे कहते हैं, यहाँ से काटने के बाद इस भाग को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे इसके दो सतह होंगे, एक अंदर वाला सतह होगा, एक बाहर वाला सतह होगा। अब इसको क्या करें, अगर बाहर वाले सतह को यहाँ से हम कलई कर देते हैं तो अंदर वाला सतह जो होता है वो हमारा कैसा बन जाता है, परावर्तक सतह बन जाता है। यानी कि यहाँ से किरण पड़ने के बाद अब क्या होंगी, परावर्तित होंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से पहली बार क्या किए, बाहर वाली सतह को कलई कर दिए, अब की बार क्या करते हैं, अंदर वाली सतह को क्या करते, कलई कर दे, तो बाहर वाला सतह क्या बन जाएगा, परावर्तक सतह बन जाएगा। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होगा किसी खोखले गोले का भाग होता है वही हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। परावर्तक सतह समझ में आया, किसे कहेंगे कि कोई भी खोखला गोला ले ले, उसको बराबर से किसी बीच से या कहीं से काट दे, काटने के बाद उसके एक सतह को कलई कर दे तो दूसरा सतह हमारा क्या बन जाएगा, परावर्तक सतह बन जाएगा। ठीक है, तो अब गोलीय दर्पण जो होता है, ये गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण जो होगा ये हमारा दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है, पहले वाला प्रकार जो होता है उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं। दूसरा जो होगा उसे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण बोलेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल। अब गोलीय दर्पण का मतलब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि गोलीय दर्पण का मतलब जो भी हम यहाँ पे दर्पण लेंगे वो किसी खोखले गोले का भाग
होगा, किसी न किसी एक खोखले गोले का वो भाग होगा। मान लो कोई भी खोखला गोला लिया हमने, वहां से इसको काटने से, ये खोखला गोला लिया, इसको यहाँ से काट लिया, इसको उठा के यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके से बना दिया, इसी को उठा के यहाँ उल्टा करके बना दिया। तो ये हमारा दो प्रकार का बन जाएगा, एक तो बन जाएगा हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, अवतल दर्पण में इसकी बाहर वाली सतह पे कलई कर देते हैं, बाहर वाली सतह पे कलई कर देंगे, यानी कि जो अवतल दर्पण होगा इसका परावर्तक सतह, इसका जो परावर्तक सतह होगा, परावर्तक सतह धसा हुआ होता है, धसा हुआ होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखो इसके दो सतह बन रहे थे, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। तो जब हमने बाहर वाले को कलई कर दिया तो अंदर वाला हमारा क्या बन गया, परावर्तक सतह बन गया। तो सबसे पहला अवतल दर्पण में याद रखना है कि परावर्तक सतह जो होता है वो धसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, उत्तल दर्पण में हम अंदर वाले सतह को कलई कर देंगे, इसको पालिश कर देंगे। जब इसको पालिश कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परावर्तक सतह बन जाएगा यहाँ से। तो इसका जो पहला प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल दर्पण है, तो इसका जो परावर्तक सतह होता है, इसका जो परावर्तक सतह होगा, परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा, उभरा हुआ परावर्तक सतह जो होगा वो इसका बच्चों उभरा हुआ होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है। दूसरा इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि इसके उभरे हुए भाग पर कलई की जाती है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि उभरे हुए भाग पर कलई की जाती है। इसका जो उभरा हुआ भाग होता है, इस उभरे हुए भाग पर कलई की जाएगी। अगर कोई एक दर्पण दे दिया जाए तुमको, अब कहा जाए कि ये बताओ अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। समतल दर्पण की कहानी तो अलग चलती है और ये उत्तल दर्पण वाला एकदम अलग चलता है। ठीक है। तो अवतल उत्तल अगर तुम्हें पहचानना है तो ऐसे देखो और इसको ऐसे देखो, और देखने के बाद देखो इसका उभरा हुआ तल कौन सा है, धसा हुआ तल कौन सा है। तो एक तल उभरा हुआ होगा और दूसरा तल धसा हुआ होगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो किस सतह पे कलई की गई है। अगर उभरे हुए तल पे, जो उभरा हुआ तल है, मान लो तुमने लिया तो ऐसे ही कुछ दर्पण बनेगा, अगर हाथ में रखोगे तो ऐसे दर्पण बनेगा नहीं। तो अब देखो इसका ये धसा हुआ तल होगा अंदर वाला, ये उभरा हुआ तल होगा। अगर उभरे हुए तल पे कलई की गई है तो तुम कह देंगे ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अगर धसे हुए तल पे कलई की गई है तो उसे क्या कह देंगे, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। या ऐसे भी पहचान सकते हो कि अगर कोई दर्पण है, मान लो तुमने हाथ पे रखा, यहाँ पे एक दर्पण दिया, यहाँ पे ऐसे दर्पण तुमने हाथ पे रखा। अब देखा कि इसका परावर्तक सतह कौन सा है। अगर परावर्तक सतह धसा हुआ होगा तब कह देंगे कि ये हमारा कौन सा है, अवतल दर्पण है। अगर परावर्तक सतह जो होगा उभरा हुआ होगा तो इसे क्या कह देंगे, ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इस तरीके से हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहचानते हैं कि हमारा कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण होता है और कौन सा दर्पण अवतल दर्पण होता है। उत्तल अवतल जो भी होगा ये किसी खोखले गोले का भाग होगा। इस चीज को ध्यान रखना, दर्पण जो होगा वो हमेशा किसी खोखले गोले का भाग होगा, अवतल या उत्तल में। समतल दर्पण की तो अलग कहानी बनती है, वो समतल दर्पण में उतनी ही है जितना हमने बता दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें कुछ टर्म पढ़ने हैं कि जैसे यहाँ पे वक्रता के, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पास करके, जैसे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दर्पण बनाते हैं, सबको हम अवतल दर्पण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि अवतल, ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। बाहर की सतह पर जो उभरा हुआ सतह है उस पर कलई कर लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक अवतल दर्पण बन गया। ठीक है। अब सबसे पहला चीज आता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो भी दर्पण होगा ये किसी न किसी गोले का भाग होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले बता दिया कि अवतल या उत्तल दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो इस गोले को अगर हम कंप्लीट करें तो ये गोला हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, या तो टेढ़ा है, चलो मान लो गोला है, ये मान लो गोला है। तो इस गोले का जो केंद्र होता है, इस गोले का यहाँ पे कहीं पे केंद्र होगा, तो गोले का जो केंद्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण में दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, दर्पण के मध्य में एकदम आ जाओ, दर्पण के मध्य में एक बिंदु ले लो, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा ध्रुव कहलाता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वो इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं वक्रता केंद्र को, और ध्रुव जो होता है इसको पोल बोलते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वक्रता केंद्र और पोल को मिला दो, वक्रता केंद्र और पोल को मिला दो, यानी ये जो बन जाएगा इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे।
मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को कभी कभी मुख्य अक्ष बोलते हैं, कई किताबों में प्रधान अक्ष भी लिखा होता है, लेकिन हम मुख्य अक्ष मान के चलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में लेके चल रहे हैं तो ज्यादातर एनसीईआरटी में देखो जगह मुख्य अक्ष लिखा हुआ मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिला दो तो ये हमारा ये जो मिलाओगे ये क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। उसके बाद फोकस दूरी, फोकस किसे कहते हैं, तो देखो फोकस बच्चों उसे कहेंगे कि जहां से अगर कोई किरण यहां से चलती है, ये कोई किरण यहां से चली तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ये हमारा फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी ये दो चार चीजें हैं, इसको याद रखो। सबसे पहला चीज कि वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को वक्रता केंद्र सॉरी हाँ वक्रता, ये हमारा वक्रता केंद्र है। इस वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिला दो तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब कोई किरण दर्पण से पड़ने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जहां से होकर गुजरेगी वही हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस बिंदु को क्या कहेंगे, हम फोकस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला होता है फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी। अगर हम फोकस दूरी की बात करें कि फोकस दूरी, अब यहां से इस टर्म को याद ही रखना कि फोकस दूरी को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी किसे कहेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गया, ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। इन दो चीजों को याद रखना कि फोकस दूरी किसे कहेंगे, हमेशा जो दूरी नापेंगे वो पोल से ही दूरी नापेंगे। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर भी दूरी को हमेशा हम पोल से ही नापेंगे, चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो। सब कुछ अभी समझ में आएगा कि यू वी एफ आर ये सब क्या होता है, सब कुछ भी क्लियर हो जाएगा एक एक करके। तो अभी केवल इतना ध्यान रखो कि फोकस दूरी किसे कहेंगे, कि ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो आता है कि द्वारक, एक शब्द आता है कि कहीं ये लिखा हुआ मिलता है कि द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक किसे कहते हैं। ठीक, द्वारक किसे कहेंगे, तो द्वारक की परिभाषा अगर लिखने चाहें तो दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, दर्पण का ये सब तो हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास, ये दर्पण का परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह के व्यास जो होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, जहां से हमारा प्रकाश परावर्तक सतह पे जाकर पड़ता है। तो दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। ठीक है, द्वारक के बाद अगला है कि अभिलंब किसे कहते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी अभिलंब की। यहाँ पे अभिलंब की जरूरत पड़ेगी जब अपने फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे बराबर r/2 के लिए। ठीक है, तो देखो अभिलंब किसे कहेंगे कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दिया जाए। अगर मान लो गोलीय दर्पण पे ये कोई एक बिंदु है, इस बिंदु को अगर मैं वक्रता केंद्र से मिला दे रहा हूं तो अब ये रेखा जो कहलाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने पर जो रेखा बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण, इसको आपने नोट कर लिया ना सब कुछ, ठीक है, नोट कर लो एक बार जल्दी से, मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ, फिर से इसमें ध्यान नहीं दिया, फिर से ध्यान दे लो एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीज। जैसे मान लो हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, बाहर की तरफ से क्या कर दिया, क्लई कर दिया। अब ये किसी एक गोले का भाग होगा, उस गोले का जो केंद्र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो केंद्र होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक, वक्रता केंद्र कहलाएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ये हमारा ध्रुव होगा, इसे हम पोल भी कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करेंगे P से। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दो तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो मिलाओगे इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलेंगे।
अब दर्पण से कोई कोई किरण दर्पण पे आके पड़ती है, पड़ने के बाद परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर आके काटती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ये बिंदु हमारी क्या होगी, फोकस होगी। कोई भी किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु हमारी क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। उसके बाद अगला टर्म आया था फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। द्वारक किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है उसी व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक कहेंगे। गोलीय दर्पण का जो व्यास होगा इसको हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। उसके बाद अगला टर्म आया था अभिलंब किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु पर, ये मान लो गोलीय दर्पण का कोई एक बिंदु है, इस बिंदु को हम वक्रता केंद्र से मिलाते हैं तो यही हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने पर जो रेखा बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखो। एफ और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये होता है हमारा एफ बराबर होता है आर बाई टू, ये हमारा रिलेशन होता है एफ बराबर आर बाई टू। इसी को हमें प्रूव करना है। तो यहां से क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। ठीक, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ इसका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र को यहाँ मान लो पोल हो गया, इस पी को मिला दिया, ये मुख अक्ष हो गया। एक कोई किरण है, वो किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, एक चीज नहीं बताया था, एक चीज ध्यान दे लो इधर। अगर कोई किरण है, मान लो अगर कोई भी एक दर्पण ले लेते हैं, मान लो एक कुछ समय के लिए एक अवतल दर्पण लेते हैं। अगर इस अवतल दर्पण पे ये हमारा क्या कहलाएगा, मुख अक्ष कहलाएगा। अगर कोई भी किरण मुख अक्ष के समांतर होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो हमेशा कहां से निकल के जाएगी, फोकस से होकर निकल के जाएगी। चाहे अवतल दर्पण ले लो या फिर चाहे उत्तल दर्पण ले लो, ये अंदर की तरफ हमने परावर्तक सतह बना दिया, ये हमारा ये मुख अक्ष हो गया। यहां से कोई भी किरण है जो मुख अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अब देखो परावर्तक सतह ये है तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, परावर्तक सतह था तो यहाँ से क्या होगा, ये परावर्तित हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये होता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ये कोई एक अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण में एक कोई किरण डाल दिया, इस किरण का नाम दे दो कि ये हमारा ए है और ये पॉइंट जो है ये हमारा बी है। ये मुख अक्ष के समांतर है। जब ये मुख अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। ठीक, अब एक चीज हमने और बताया था अभिलंब में, तो अभिलंब क्या होता है, अगर दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिला दिया जाए तो वो रेखा क्या होती है, उस पर अभिलंब होती है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से वक्रता केंद्र से इस पॉइंट को यहां से मिला देते हैं तो ये पॉइंट जो ये लाइन जो हो जाएगी, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। ठीक, ये हमारी क्या होगी, अभिलंब होगी। अब जरा आप एक बात बताओ, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अगर कोई मान लो जैसे दिया था कि एक हमने दर्पण, एक कोई भी वस्तु लिया था, एक हम यहाँ पे आपतित किरण आई थी, आपतित किरण आने के बाद ये परावर्तित हो गई थी। जिस बिंदु पे परावर्तित हुई थी उस बिंदु को क्या बोलते थे, आपतन बिंदु बोलते थे। जब इस आपतन बिंदु पर हमने लंब डाला था तो ये आपतन बिंदु अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होता, आई, जिसे आपतन कोण कहते थे। और इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर होता था, जिसे हम क्या बोलते थे, परावर्तित कोण बोलते थे या परावर्तन कोण बोलते थे। तो वही चीज हम यहाँ पर लगाएंगे, वही वाला नियम। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। ये बीच में क्या है, अभिलंब है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। और आई जो होगा वो एंगल आर के क्या होगा, बराबर होगा परावर्तन के नियम से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी ये बराबर होगा एंगल सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के। और ये कहां से बराबर होगा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से।
ये हमारा बराबर होगा परावर्तन के नियम से। ठीक है, एंगल एबीसी इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो हमारा एंगल आई लिखा, एंगल आई का मतलब क्या, यही एंगल। तो ए बी सी ये वाला एंगल आ गया, दूसरा सी बी एफ ये वाला एंगल आ गया, ये तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब हमने सबसे पहले कहा था कि ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचा है। अब एक चीज बताओ, अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं, इनको अगर कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको लिख सकते हैं कि ये एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहां से जरा देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये हमारा ए बी हो जाएगा और ये हमारा सी बी हो जाएगा। इसको एक समांतर रेखा काट रही है, इसको एक समांतर रेखा, मान लो ये समांतर रेखा जो है हमारा सीबी समांतर, यहां से जो निकल रहा है ये वाली रेखा सीबी क्या है, इसको समांतर है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी ये बराबर होगा, ए बी सी ये बराबर होगा एंगल सी बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के। और ये कैसे बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई तो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहां से बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, पहले व दूसरे से देखोगे तो हमें एक चीज और पता होना चाहिए कि अगर किसी समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है कि y बराबर 4x² और y और दूसरा लिखा है y बराबर 2x, तो हम यहां से कह सकते हैं अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो इसका लेफ्ट साइड बराबर, तो राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जी वाला नियम हम यहां से लगाएंगे और यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल सी बी एफ जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी सी एफ के। ये यहां से हमारा क्या हो जाएगा, बराबर निकल जाएगा। अब जरा देखते हैं सी बी एफ एंगल कौन सा है। सी बी एफ यानी सी बी एफ यानी कि हमारा ये वाला एंगल की बात कर रहा है, सी बी एफ ये वाला एंगल, और दूसरा क्या है बी सी एफ, बी सी एफ यानी ये वाला एंगल बराबर कर रहा है। अब जरा यहां से देखो, अगर किसी त्रिभुज के ये सामने वाले एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है, तो ये सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बी एफ। तो यहां से हमारा निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी एफ बराबर का, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा बी एफ हो गई और इस कोण के सामने वाली भुजा सी एफ हो गई। तो बी एफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, सी एफ के। इसको मान लेते हैं कि हमारा क्या समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या क्या आता है कि जो हमने ये बिंदु बी जो है वो बहुत दूर लिया हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो बिंदु बी होता है ये बिंदु पी के बहुत ही करीब होता है। ये बिंदु बी जो होगा, ये बी जो होगा ये पी के जो होगा बहुत ही करीब होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं कि माना बिंदु पी के अत्यंत निकट है। अगर ये बहुत ज्यादा निकट होगा, देखो इस वाले को बिंदु बी को नीचे नीचे खसकाते लेकर चले आओ, जब यहां पर लेकर आ जाओगे तो यहां से लिख सकते हैं कि बी एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। जरा देखो इस चीज को इमेजिन करो थोड़ा सा। अगर मैं इस वाले बिंदु P को, यह कह रहा है बिंदु B जो है बिंदु P के अत्यंत निकट है। जब ये अत्यंत निकट होगा, बहुत करीब होता है, जबकि वास्तव में ऐसा ही होता है। जब ये बहुत करीब होगा तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो ये वाली दूरी कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि BF जो होगा वो किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि BF जो होगा, यहां से हमारा BF जो होगा वो बराबर होगा PF के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ये रहेगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 देख लेते हैं कि समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखोगे तो अब फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि PF जो होगा वो बराबर होगा हमारा किसके, CF के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको देखो समीकरण नंबर
5 देखो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, जो हमारा पीएफ है, यानी कि ये ध्रुव है, ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी, अगर मैं पीएफ लिखना चाहूं यहाँ पे, तो पीएफ को क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एफ लिख सकता हूँ। ये दूरी हमारी क्या होगी, स्मॉल एफ के बराबर होगी, फोकस दूरी इसे कहते हैं। और बिंदु पी से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पीसी जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। अब जरा एक चीज और गौर करो, अगर मैं पीसी को लिखना चाहूं यहाँ पे कि पीसी बराबर, तो पीसी बराबर पी से लेकर सी को क्या लिख सकते हैं, पीएफ प्लस सीएफ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पीएफ प्लस सीएफ के बराबर हो जाएगा। अगर मैं पीसी लिखना चाहूं यहाँ से, पी से लेकर सी तक की बीच की दो भाग में बटा हुआ है, एक तो हमारा पीएफ है और दूसरा हमारा क्या है, सीएफ है। अब देखो, हमें पीएफ का मान पता है, सीएफ का मान हमें नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ निकाल चुके हैं कि देखो, आगे लिख दो कि पीएफ पीसी बराबर, यहां से ऐसे रहने दो, पीसी को तो ऐसे ही रहने दो, पीसी बराबर, हमें देखो पीएफ का मान पता है, सीएफ का मान नहीं पता है, हमें फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का मान नहीं पता है। हमें हमेशा दूरी कहां से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से लेकर फोकस की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, पीसी के बराबर। तो पीसी बराबर पीएफ प्लस सीएफ। तो यहां से हम पीसीएफ को हटा देते हैं, तो सीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं, पीएफ लिख सकते हैं यहां से। तो यहां उठा कर रख दो, तो पीएफ प्लस का पीएफ, और यहां आगे लिख दो कि समीकरण किससे, समीकरण 5 से हम ये चीज लिख सकते हैं। हम पहले निकाल चुके हैं कि पीएफ जो होगा सीएफ की क्या होगा, बराबर होगा। तो पीसी बराबर निकल जाएगा 2पीएफ के हो जाएगा। अब जरा देखो, पीएफ का मान कितना है, स्मॉल एफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल एफ, और पीसी का मान कितना है, आर है, तो ये हो जाएगा आर। इस 2 को नीचे डिवाइड कर दो, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रिलेशन होता है एफ, ये हम एफ बराबर आर बाई 2 को सिद्ध कर देते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। इस चीज को ध्यान रखना कि फोकस दूरी जो होगी वो त्रिज्या की आधी होगी, क्योंकि अभी जब हम इसके बाद जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे कि अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम यहाँ एफ और सी को कहां पर रखें। तो अमूमन हम इसको बीच की दूरी लगभग बराबर होनी चाहिए, यानी जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी क्या होगी, ये होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या करा, एफ जो होगा वो आर बाई 2 होगा, यानी कि जो भी एफ होगा वो फोकस दूरी की क्या होगी, आधी होगी, यानी ये दोनों दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। एक बार और सुन लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। पहली बार में क्या कर दिया, परावर्तन का नियम लगा दिया है। एक किरण डाला यहाँ से जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक, यहाँ से वक्रता केंद्र से यहाँ पे एक लंब डाल दिया, ये एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा, जिसे एबीसी और सीबीएफ परावर्तन के नियम से। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, अगर मान लो कोई एक रेखा ये दूसरी रेखा ये, अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमने एकांतर कोण लगा दिया, एक समांतर रेखा ये हो गया, इसको एक त्रिज्यक रेखा यहाँ से बीसी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब दूसरा चीज लगाया है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इसकी सामने की भुजा ये हो जाएगी और इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब फिर उसके बाद हम करते हैं, ये मान लेते हैं कि बिंदु बी जो है वो बिंदु पी के क्या है, बहुत ही निकट है। जब बहुत ही करीब होगा तो हम ये कहेंगे कि बी एफ जो है वो पी एफ के क्या है, बराबर है। तो समीकरण 4 हो जाएगा ये। अच्छा, समीकरण 3 और समीकरण 4 देखेंगे तो पी एफ किसके बराबर निकल जाएगा, सी एफ के बराबर निकल जाएगा। पी एफ जो होगा वो सी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। अब इस पी से लेकर सी तक की दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ करके लिख सकते हैं। आगे हमारा फार्मूला प्रूव हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।